मध्य प्रदेश से सुली डील मामले में गिरफ्तार शख्स के वालिद ने कहा कि उनके बेटे को मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वाजह कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज मध्य प्रदेश से सुली डील्स ऐप बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 26 साल ओमकारेश्वर ठाकुर को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि सुली डील्स ऐप केस में यह पहली गिरफ्तारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ओमकारेश्वर ठाकुर ने इंदौर से BCA किया है और वह न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला है। पूछगछ के दौरान मुलजिम ने सुली डील ऐप बनाने का एतराफ़ किया है। पूछगछ के दौरान मुलजिम ओमकारेश्वर ठाकुर ने बताया कि वो ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का रुकन है और इस ग्रुप के अंदर ही ऐसी ऐप बनाकर मुस्लिम खवातीन को ट्रोल करने का आइडिया आपस में शेयर किया गया था। मुलजिम ने गिटहब पर सुली डील्स ऐप बनाई थी और उसका कोड तमाम ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर किया था। मेरा बेटा जो है ना IT एक्सपर्ट है। ओके। हाँ, वो मतलब कि BCA करके यहीं IPS स्कूल से, कॉलेज से या IPS एकेडमी से एक्सपर्ट है। तो वो क्या मालूम किसी ने मतलब जो अभी पकड़ाया है ना बुल्ली में, ऐसा हमको सुनने में आया कि वो लोग वो जो आए थे IT सेक्टर वाले दिल्ली से, तो बोले कि उन लोगों ने इसका नाम बोला कि ओमकार ठाकुर भी है जो ब्लॉग बनाता है, तो इसको ले गए हैं, इसके लैपटॉप और मोबाइल को भी ले गए हैं। अब वहाँ केवल उसको बोलने के आधार पे इसको यहाँ से ले जाएगा, मतलब इसको फंसाया जा रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है क्या है, ये तो सरकार या वो जो भी है सेक्टर क्या कहते हैं क्राइम ब्रांच ही देखेगा, वही करेगा। तो कुछ और हम तो पुराने ज़माने के लोग, हमको तो मोबाइल भी चलाना ठीक से नहीं आता है, मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन जो भी है, मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ और जा कर के मिलते हैं, करते हैं। जो पुलिस टीम आई थी उसने कुछ बोला यहाँ पे? जो पुलिस टीम आई थी उसने कुछ बोला? नहीं, वो 2 लोग आए थे सिविल ड्रेस में कल। मैं तो टूर पे था, मैं गया हुआ था नागदा। मेरे बेटे ने बताया कि वो 2 लोग आए थे, बोले ओमकारेश्वर यहीं रहता है, तो इसने बोला हाँ, तो बोले हमको मिलवा दीजिए। तो ये गए ऊपर गए तो बोले कि आप हमारे साथ दिल्ली चलोगे, आपका लैपटॉप और मोबाइल ले लो। तो ले लिया। बोला मैं कहीं से कहीं तक हूँ नहीं, अगर मेरा कहीं भी नाम आ जाए तो मुझे फांसी पे लटका दीजिए। मुल्क में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,59,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 327 अफराद की मौत हो गई, जबकि 40,863 अफराद सेहतियाब होने की खबर है। ओमिक्रॉन के मामला 3,600 से तजावुज कर गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,409 है। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दाम करने हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे एक जायजा इजलास कर रहे हैं। कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलते दायरे और उसके तदारुक से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर इजलास में गौर ख़ौज़ किया जाएगा। कई रियासतों में एहतियाती तदाबीर के तहत तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और रात के कर्फ्यू का नफाज व दीगर पाबंदियां नाफिज की गई हैं। इसके अलावा हालात पर काबू पाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू भी नाफिज किया गया। हालात के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से कोरोना पाबंदियों में मजीद सख्त फैसले लिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्लियामेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 400 मुलाजमीन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अगर अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे तो दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मजीद इक़दामात के लिए LG के साथ कल एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। आप भी सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि
कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है, नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले इंतखाबात पर बीएसपी सरबराह मायावती ने बयान दिया। मायावती ने यूपी में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन से मांग की। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस संबंध में मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफ़ी चिंतित है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह की तालीमात का जिक्र करते हुए कहा कि सिख बरादरी की फलाह के लिए यूपी हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की यौम पैदाइश के हवाले से सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करके धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए सदैव अपना योगदान देता है। आज जब हम यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस पावन पर्व पर यहाँ पर एकत्र हैं, तो मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बड़ी बधाई देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया है, हमने सोच रखा है पहले से कि महाराज के नाम पर कौन से मेडिकल संस्थान का नाम होना है। हमारे पास पहले से हम लोग उसको पहले से सोच कर रखे, उचित समय पे वो कार्यक्रम भी होंगे। आप निश्चित रहिए, ये कार्य आपका नहीं हमारा है, क्योंकि इससे हम स्वयं भी अपने स्वयं के सार्वजनिक जीवन को धन्य मानते हैं कि कम से कम जिस गुरु परंपरा में उस कालखंड में इस देश को एक नई राह दिखाई, देश और धर्म के पथ पर सदैव बिछे हुए सूरों को स्वयं अंगीकार करते हुए देश और धर्म के लिए पुष्प बिछाने का कार्य किया था। आज हमारा दायित्व बनता है कि उस गुरु परंपरा को हम भी सम्मान दें, उनके प्रति सद्भावना रखूं। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से और भी बड़ी बधाई देता हूं। सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को हम सब आत्मसात करें। मुल्क की पहली मुस्लिम खातून टीचर फातिमा शेख का आज यौम पैदाइश है। इस हवाले से गूगल ने खराज अकीदत पेश करते हुए फातिमा शेख के नाम डूडल बनाया है। वाज़ेह है कि मुस्लिम खवातीन की फहरिस्त में सबसे पहला मकाम फातिमा शेख का है, जिसे तारीख फरामोश कर चुकी है। फातिमा शेख एक हिंदुस्तानी मौल्लिमा और मशहूर समाजी मुस्लिह ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की साथी थीं। यूं तो फातिमा शेख की पैदाइश की कोई सही रिवायत नहीं मिलती, मगर बताया जाता है कि तकरीबन 200 साल पहले उनकी पैदाइश हुई थी। कहा यह भी जाता है कि फातिमा शेख आज ही की तारीख यानी 9 जनवरी को पैदा हुई थी। तारीख में जहां एक तरफ पहला स्कूल खोलने का सहरा ज्योतिबा फूले को जाता है, तो वहीं पहली मुअल्लिमा बनने का शरफ फातिमा शेख को हासिल है। मुस्लिम ख्वातीन की फहरिस्त में सबसे पहला मकाम फातिमा शेख का है। जब सावित्रीबाई फूले को इस्लाही मंसूबों की वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था, तब वो फातिमा ही थीं जिन्होंने सावित्री को अपने घर में पनाह दी थी।
वो जदीद हिंदुस्तान की अव्वलीन मुस्लिम मुअल्लिमात में से एक हैं। उन्होंने फूले के स्कूल में दलित बच्चों को तालीम दी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबा फूले ने फातिमा के साथ मिलकर निचले तबके में तालीम को आम करने का बेड़ा उठाया था। उनके इस कदम से नाराज मकामी अफराद ने उन्हें डराया और धमकियां दी, लेकिन इन दोनों ख्वातीन ने अपने कदम कभी पीछे नहीं खींचे। उनके इस आज़्म ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया और ऐसे वक्त में फातिमा शेख आहनी दीवार बनकर खड़ी हो गईं और सावित्रीबा फूले की हर मुमकिन मदद की। सन 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खुल गया, जिससे जदीद हिंदुस्तान में दबे कुचले और गरीबों की तालीम और तरबियत का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू हुआ। यही वजह है कि गूगल ने खिराज अकीदत के तौर पर आज फातिमा शेख का डूडल पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद। पेट सफा, हर रोग दफा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए आज तीसरे रोज भी बंद है। ताहम मौसम में आई बेहतरी के बाद आज सुबह से ही रामबन बानिहाल सेक्टर में तामीराती कंपनियों की जानिब से शाहराह की बहाली का काम शुरू किया गया। कैफेटेरिया, मोड़, मारवक समेत रामसो बानिहाल इलाके में बर्फबारी हटाने का काम भी शुरू किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने शाहराह की बहाली के काम का जायजा लिया। उनके साथ ADC रामबन, ARTO और दीगर अमला भी मौजूद था। आप देख रहे हैं आज मौसम कदरे बेहतर है, धूप निकली हुई है और सुबह से ही हमारी जो रेस्टोरेशन के एफर्ट्स हैं और जो रोड क्लियरेंस के एफर्ट्स हैं वो चल रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वो कैफेटेरिया मोड़ है बिहार के पास, और ये एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 मशीनें इस वक्त लगाई हुई हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें। वंस दिस टच इज़ थ्रू तो बाकी आगे जो बिटवीन रामबन एंड बानिहाल जो हमारे ट्रबल क्रिटिकल स्पॉट्स हैं, जैसे आपका मरोग आता है सीताराम बस्ती के पास, उसके अलावा आगे आपका पंथियाल वाला स्ट्रेच है और भी कुछ जगहों पे जहाँ पर मड स्लश और लैंड स्लाइडिंग भी उनको रिमूव किया जा रहा है। वी आर प्रेसिंग फॉर एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक और NH44 पे। शोपियां जिले में शदीद बर्फबारी की वजह से गुलाब टैंक केलर इलाके में शब्बीर अहमद मीर का शेड, जिसमें वो अपने अहलो अयाल समेत रिहायश पजीर था, शदीद बर्फबारी से गिर गया और ये खानदान बाल बाल बच गया। जिसके फौरन बाद केलर पुलिस, जिसकी सरबराही SHO केलर नईम अहमद कर रहे थे, ने मज़कूरा खानदान को दूसरी जगह मुंतकिल किया और उनके लिए खाने पीने की चीज़ें फराहम की गईं। शब्बीर अहमद मीर ने बताया कि वो बरसों से इसी शेड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गरीब होने की वजह से मकान तामीर न कर पाए। उन्होंने मजीद बताया कि अगरचे उन्होंने सरकारी दफातर के चक्कर काटकर EAY इंदिरा आवास योजना के लिए फॉर्म भी जमा करवाया था, ताहम उन्हें आज तक मकान बनाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। इनका नाम शबीर अहमद है। हमने देखा कि इनका जो जिसमें रहाइश कर रहे थे, इनका ये गिर चुका है, तो हमने DC साहब की नोटिस में भी लाया है, तो इसको हम भरपूर मदद करेंगे, इनको पूरी तरह से मदद करेंगे। इनके सामने हमने बात भी की, DC साहब की नोटिस में भी हमें ये लाया है, तो इनको हम भरपूर मदद। लोन फ्रॉड केस में हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ श्रीनगर में लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि एक शख्स ने धोखाधड़ी से उनके नाम पर बैंक से कर्ज हासिल किया है। उनका कहना है कि यह शख्स फरार है और पुलिस की तरफ से शिकायत के बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे हाथ में महराजुद्दीन यतू की जो ये पिक्चर है, बेसिकली ये महराजुद्दीन यतू ने हम सब लोगों पे JK बैंक से मिलकर हमारे नाम पे फ्रॉड लोन्स निकाले हैं, जिसकी हमें खबर नहीं है। मतलब JK बैंक ने भी हमें आज तक कोई इसके बारे में कोई इंटीमेशन नहीं की है। मीन टाइम आज 5 साल के बाद हमें पता लग रहा है कि हम लोगों पे लोन्स निकाले गए हैं, जबकि महराजुद्दीन यतू एब्सकॉन्ड है
और हम बेसिकली अब ये मतलब अपील करना चाहते हैं कि महराजुद्दीन यतू को पेश किया जाए, जबकि इसके घर वालों को पूरा पता है ये कहाँ पर है। इन लोगों ने जानबूझकर इसको एब्सकॉन्ड रखा हुआ है। मीन टाइम इसने मार्केट से, लोगों से, मतलब जहाँ जहाँ से, जिस कॉर्नर से पैसा उठाकर फ्रॉड करी है। इट्स अ फ्रॉड। ये लगभग 80 करोड़ रुपए की फ्रॉड बताई जा रही है, सुनने में जो आ रहा है लगभग 80 करोड़ रुपए की फ्रॉड है। तो इसने ये मेरा फ्रेंड भी था वहाँ पर, हमसाया तो है और फ्रेंड भी था। इसने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, स्टेट सब्जेक्ट और आधार कार्ड। तो फिर मैंने इसको बोला आपको किस लिए चाहिए? बोला एक तो हम गाड़ियाँ लेते हैं और मेरे को ज़रूरत पड़ रही है गाड़ियों में नंबर वंबर चढ़ाने के लिए, आपके नाम पे गाड़ी निकालेंगे। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे नाम पे गाड़ी लीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर इसने किया है काम, 2014-15 में इसने मेरे को डॉक्यूमेंट लिया है। इसने मेरे नाम पे कोई अकाउंट खोला था, मगर मेरे को 2021 में पता चल रहा है मेरे नाम पे लोन है, जब मेरे को नोट्स पहुँच रही है। तो मैं इसके घर गया नोट्स लेके, तो इसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, वो बाहर पैसे लेके लाने गया है, तो उसके बाद ये आएगा तो हम आपको 21 दिसंबर आपको लिक्विडेट वहाँ पर करेंगे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको मसले को ख़त्म कर देना, क्योंकि मैंने लोन नहीं निकाला, ना मैं बैंक पे गया हूँ, ना मैंने बैंक से कोई चेक बुक लिया है, ना मैंने चेक पे साइन किया है। तो मेरे अकाउंट में अगर मेरे को पैसा डाला है तो इनको वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे को वहाँ पर बुलाना है, भाई आपका पैसा आ रहा है अकाउंट में तो निकालिए, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया गया, तो इसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई। शिमाल से लेकर जनूब तक मुख्तलिफ शहरों के नाम अलग अलग वजूहात से तब्दील किए जाते रहे हैं। 2 साल कबल हैदराबाद म्यूनसिपल इंतखाबात के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने इस शहर को भाग्यनगर करने के हक में आवाज़ उठाई, लेकिन तारीखदानों, मुहक्किकीन और जहदकारों ने मुख्तलिफ हवालों से दावा किया है कि चार मीनार के शहर को हैदराबाद ही के नाम से बसाया गया था। इसका पहले कभी कोई और नाम नहीं था। पेश है ये जायजा रिपोर्ट। दक्कन हेरिटेज ट्रस्ट ने तारीखी शहर हैदराबाद के नाम या किसी हैसियत को तब्दील करने की सख्त मुखालफत की है। कोई एक डॉक्यूमेंट में, पर्शियन डॉक्यूमेंट में, अरबिक डॉक्यूमेंट में, मुगल्स डॉक्यूमेंट में और कुतुब शाही डॉक्यूमेंट में कहाँ भी भाग्यनगर बोल के नहीं है, कहाँ भी पूरा डॉक्यूमेंट्स में हैदराबाद शहर, हैदराबाद कैपिटल बोल के है। चौथे हाकिम कुली कुतुब शाह ने 1590 साल में चार मीनार की तामीर करके हैदराबाद को बसाने का आगाज किया। फिर बादशाही आशुर खाना, चार कमान, जामा मस्जिद और खुदादाद मस्जिद तामीर की गई। ये अफसाने को बाज़-वक़्त आप खुसूसन आज़ादी के बाद कौमी एकजहती के तौर पर कि लोगों में हम अच्छी हो, हम आंगी हो, ऐसा इसका थोड़ा सा इसको हवा दी गई, मगर ये हवा देना आज जो है मुज़िर हो गया। गैर जिम्मेदारी की हरकत थी वो ज़माने के लिहाज से, और बाद में लोगों ने अपनी सियासी रोटियां जो है सेकने के लिए इस बात को और ज़्यादा हवा दी। लेकिन हमारी अपील ये है कि हमारा ये शहर इंतहाई खूबसूरत शहर और इंतहाई मोहब्बत और अमन व आशी का शहर जो रहा है हमेशा, वो शहर वैसा ही रहे हमेशा, और इस शहर को की सियासी समाजी हैसियत को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। दक्कन हेरिटेज ट्रस्ट ने 1603 बमुताबिक 1012 हिजरी सन का एक सिक्का पेश किया, जिस पर दारुस सल्तनत हैदराबाद कंधा किया गया है। उससे साबित होता है कि हैदराबाद की 431 साल तवील तारीख में इसको कभी किसी और नाम से जाना ही नहीं गया। शहर के लोग खुश हैं जो नाम है हैदराबाद से, तो आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? कोई रीजन तो बताइए जी। जब रीजन ही नहीं है तो क्या आपने और दूसरी खड़ी कर दी है फॉल्स हिस्ट्री कि शहर का नाम और कुछ था, भाग्यवती था या भागनगर था क्या? नहीं था। ऐसे है कि जो फ्रेंच ट्रैवलर्स वगैरह आए थे उन्होंने बोला था इसका नाम भागनगर है, ये भाग्य नहीं, वो डिस्टॉर्ट हो गए, भागनगर से भाग्यनगर हो गए, क्योंकि शहर में बहुत सारे बाग थे उन टाइम में। चार मीनार जिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जेर सरपरस्ती है, उसने 3 दिसंबर 2012 को शहर के मसूद की RTI के जवाब में जुनूब मशरकी मीनार पर मौजूदा मंदिर के वजूद को नाजायज व गैर कानूनी करार दे चुका है। पांडु रंगारेड्डी की RTI में भाग्य लक्ष्मी नामी किसी देवी या मंदिर के वजूद से इनकार दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
अगर आपके फोन में फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप हैं और आप ऑनलाइन अदायगी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने ऐसे 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो जाली पेटीएम के जरिए लोगों को ठग रहे थे। दरअसल होटल के एक मुलाजिम ने साकिनाका पुलिस से शिकायत की कि कुछ लोगों ने उसे पेटीएम के जरिए 50,000 अदा किए, लेकिन वो रकम नहीं मिली। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद सीसीटीवी और मोबाइल नंबर के हवाले से जब तहकीकात की गई तो एक हैरानकुन मामला सामने आया। दरहकीकत ये लोग स्पूफ पेटीएम का जाली वर्जन इस्तेमाल करते थे जो बिल्कुल असली जैसा लगता था। इसके स्क्रीनशॉट्स दिखाने पर पहली नज़र में ऐसा लगा कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट की दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अगर तफ्तीश के दौरान कुछ और लोगों के नाम सामने आए तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कॉर्पोरेशन के जुरिडिक्शन में होटल ब्लू सी, ये होटल में कुछ 3 लोग आए थे और रह जाने के बाद उन्हें कुछ 50,000 का पेमेंट पेटीएम स्पूफ एप्लीकेशन के जरिए किया था। तभी होटल मालिक के ध्यान में आया कि उनको ये पेमेंट मिला नहीं है। उन्होंने यूट्यूब में ऐसे ही बोगस एप्लीकेशन के जरिए जो पेमेंट करते हैं और लोगों को फंसाते, चिटिंग करते, ऐसा वीडियो देखा था। तो उनको वो इंश्योर हो गए कि उनके साथ चिटिंग हुआ है। तो उन्होंने साकिनाका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की थी। तो हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए और मोबाइल फ़ोन और सीसीटीवी फुटेज के जरिए 3 आरोपी को पकड़ा है और उसके बारे में 420 और आईटी एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर कर दिया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। में फिलहाल इतना ही। आदाब।